नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनिल कुमार। प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम बंगाल पढ़ रहे हैं और बंगाल में आप देख लेते हैं। मैंने बैटल ऑफ प्लासी को मैं डिस्कस कर चुका था इससे पहली क्लास में। अभी हम आज बैटल ऑफ प्लासी से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चंस है उसको देखने वाले हैं और फिर बक्सर का युद्ध कैसे हुआ, उसकी क्या पृष्ठभूमि रही, इसको आज इस पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देखेंगे। द देख सकते हैं, बैटल ऑफ प्लासी इज ए बैटल विच वॉर नेवर फॉट। इसके बारे में मैंने डिस्कस कर चुका हूं पहली क्लास में, लेकिन आप यहां पर देखेंगे प्लासी का युद्ध एक युद्ध न होकर एक बड़ा विश्वासघात था। द बैटल ऑफ प्लासी इज नॉट ए वॉर वाइल इट इज ए बिग बेट्रियल। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो दोस्तों देखो, अगर हम इसके बाद बात करें कि बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ, जो मीर जाफर था, जो कि सेनापति था मुख्य, जो कि जिसने विश्वासघात किया था, वो किस तरफ चला जाता है, वो अंग्रेजों के साथ चला जाता है। उसको नया नवाब बनाया जाता है, यानी कि मीर जाफर बिकम ए न्यू नवाब ऑफ बंगाल। तो उसने सिराजुद्दौला का स्थान ले लिया। अब इसमें क्या होता है, देखो, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कंपनी को कुछ आपके क्या मिलते हैं, व्यापार करने के अधिकार दे दिए जाते हैं। 2 करोड़ रुपए कंपनसेशन के रूप में भी लिया जाता है, हर्जाना लिया जाता है। भविष्य में कर्मचारियों के लिए निजी व्यापार पर क्या है, चुंगी नहीं लगेगी, कोई प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, ये भी था। लेकिन दोस्तों बाद में क्या हुआ कि इसको भी हटा दिया गया। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एक तो होता है विश्वासघात। बड़ा विश्वासघात क्यों है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। एक्चुअली क्या है कि नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया किसने, तो आप देख सकते हैं मीर जाफर ने। लेकिन मीर जाफर से ये वादा किया गया कि आपको नवाब बनाएंगे, लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद ही आप देखेंगे कि 1760 में ही उसको 2-3 साल बाद ही हटा दिया गया। तो सबसे बड़ा विश्वासघात क्या हुआ, विश्वासघात क्या हुआ, तो पहला तो ये बात कि विश्वासघात, तो विश्वासघात किया सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने, और कंपनी ने मीर जाफर के साथ किया। तो दोस्तों इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बिग बेट्रियल। ठीक है, तो आप और आगे देखेंगे, यहां पर देखेंगे ब्रिटिश नव कंपनी। दोस्तों प्लासी की युद्ध के बाद कंपनी सिर्फ व्यापारिक कंपनी नहीं बल्कि एक राजनीतिक शक्ति बन गई, क्योंकि मैंने बताया कि बंगाल एक बहुत ही समृद्ध राज्य था, वो उसको मिल गया है। और कंपनी अब क्या कर रही है, बंगाल देखेंगे धीरे धीरे कंपनी के अधीन आ गया बंगाल का क्षेत्र। और आप देखेंगे कि कंपनी लगातार अपना साम्राज्य विस्तार करने लगी है। अतः कंपनी व्यापारिक एकाधिकार से राजनीतिक एकाधिकार की तरफ बढ़ने लगी, यानी कि आपको क्या करना है, उसको ट्रेड या पॉलिटिकल मोनोपोली, यानी कि आप देखेंगे कि ट्रेड एंड कॉमर्शियल मोनोपोली के साथ साथ अब वो क्या करने लगी है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मोनोपोली स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर चुकी है। आगे देखेंगे, इस संदर्भ में कहा गया है कि कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ जिसके तत्कालिक और देखेंगे इतने महत्वपूर्ण परिणाम हुए हों, इसके संदर्भ में कहा गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके बाद मैंने बताया, अभी देखो आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि अगला 1760 यानी कि 3 साल बाद ही मीर कासिम को नया नवाब बना दिया गया मीर जाफर के स्थान पर। ठीक है जी। और मीर कासिम ने दोस्तों कंपनी को मिदनापुर, चटगांव, ये जो है क्या है, यहाँ की जमींदारी दे दी अंग्रेजों को, यानी कि कंपनी को, और 5 लाख रुपए भी दिए हर्जाने के रूप में। ठीक है जी। अब लेकिन दोस्तों मीर कासिम जो है वो थोड़ा समझदार एक नवाब है। ठीक है, वो योग्य है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। उसने, देखिए यहाँ पर उसने काम क्या क्या क्या। तो मीर कासिम दोस्तों एक योग्य प्रशासक है, एक आप देखेंगे कैपेबल कह सकते हो आप हैं, कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर है, नेता है, कुशल नेतृत्व करता, लीडरशिप है उसके अंदर अच्छी। वो बहुत होशियार है, ठीक है, इंटेलिजेंट है। कंपनी के प्रभाव से बचने के लिए दोस्तों उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद, जो कि बंगाल में हुआ करती थी, वहां से ट्रांसफर करके कहाँ पर, मुंगेर ले गया। मुंगेर कहाँ पर, आप कह सकते हैं बंगाल, वर्तमान में जो आपका मतलब बंगाल मुर्शिदाबाद से वो कहाँ ले गया, मुंगेर में। मुंगेर कहाँ पर है, बिहार में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जो बंगाल था वहाँ पर उनका मेन सेंटर इस्टेब्लिश हो चुका था अंग्रेजों का। तो इसने क्या किया, मान लीजिए कि ये यहाँ पर बंगाल है, तो इस तरफ हटा के यहाँ पर, यानी कि आपके मुर्शिदाबाद से कहाँ पर ले गया, मुंगेर ले गया था,
ताकि अंग्रेजों को प्रभाव से डे बाय डे एक्टिविटीज़ में, ठीक है, हस्तक्षेप जो बढ़ रहा है अंग्रेजों का, इसको कम करने के लिए वो कहाँ पर ले गया, अपनी राजधानी ही बदल दी। कहाँ पर? तो मुंगेर में। और दोस्तों देखेंगे जरा, आखिर विवाद क्यों हुआ? ये विवाद नहीं है, ये विवाद है, ठीक है जी, इसको आप कर लेंगे। ये क्या है? विवाद। विवाद किसके बीच हुआ? यानी कि आपका कासिम के बीच भी आगे चल के विवाद हुआ। मैं कह रहा हूं कि मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम अगला नवाब बना। उसको इसलिए बनाया गया क्योंकि वो वो अंग्रेज चाहते थे कि एक बंगाल में ऐसा राजा रहे जो कि क्या रहे, अंग्रेजों का पपेट रहे, कठपुतली शासक रहे। लेकिन मैंने बताया ये बड़ा होशियार है, इसने क्या किया दोस्तों, कई सारे तो सुधारात्मक कार्य किए, सुधार करने का प्रयास किया। जैसे मान लीजिए, और दूसरा तो यहाँ पर देखेंगे, दूसरा है कासिम द्वारा दस्तक पर प्रश्न उठाना। एक्चुअली क्या था, ब्रिटिशर्स यानी कि जो कंपनी थी ना, इस तरह देखेंगे, जो कंपनी थी वो ब्रिटिश प्राधिकारी जो कर्मचारी थे उनसे पैसा लेकर भारतीय व्यापारियों को बेचती थी, ठीक है। यानी कि जो दस्तक थी, कंपनी क्या करती थी, कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो आपके भारतीय व्यापारियों को क्या बेच रहे थे? दस्तक। दस्तक का मतलब होता है दोस्तों, मैंने बताया, रॉयल फरमान जो था, एक प्रकार का अधिकार पत्र होता था, एक प्रकार का परमिट होता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कागज पर लिखा हुआ ये परमिट है, और इसमें लिख देते थे कि भाई आपको इस क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार आपको है। तो रियली में ये जो दस्तक था, तो ये मिला किसके लिए? ये दस्तक मिला हुआ था रियली में ब्रिटिश ने कंपनी के लिए, जो रॉयल फरमान फारूक सियान ने 1717 में जारी किया है। इसका ये लोग मिसयूज कर रहे हैं। तो इस पर क्या है, कासिम क्या है, इस पर प्रश्न उठाने लगता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, कम से कम भारतीय व्यापारियों को तो दस्तक देने का अधिकार हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, परमिट देने का। तो इस वजह से इन कंपनी के बीच और मीर कासिम के बीच भी विवाद जो है वो बढ़ता चला जाता है। और यही दोस्तों, यही क्या करता है, इसी वजह से आप देखेंगे कि आगे यहाँ पर देखिए, कासिम ने क्या किया, सभी आंतरिक जो कर होते थे, ताकि जो भारतीय व्यापारी हैं उनको भी लाभ हो सके, उनको भी लाभ मिल सके, ठीक है। तो सभी प्रकार के जो इंटरनल टैक्स हुआ करते थे, आंतरिक कर, उनको समाप्त कर दिया। ये बात बिल्कुल भी अंग्रेजों को क्या है, पसंद नहीं आई, ठीक है। जिससे क्या हुआ, अंग्रेजी व्यापारी भारतीय व्यापारी क्या हो गए, बिल्कुल समान हो गए, है ना। तो प्यारे दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी अंग्रेजों को। तो देखेंगे, नवाब अपनी, लिखा हुआ है, अपनी इच्छा से बंगाल में क्या करना चाह रहा था, राज करना चाह रहा था, परंतु अंग्रेजों ने अपने विशेष अधिकारों की रक्षा के लिए नवाब पर युद्ध थोप दिया। और दोस्तों युद्ध क्या था, बक्सर के युद्ध का बैकग्राउंड, यही क्या बनता है, बक्सर के युद्ध का बैकग्राउंड। रियली में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखेंगे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, बक्सर का युद्ध परिस्थितियों के कारण हुआ, न कि युद्ध का उद्देश्य से। यानी कि ये युद्ध पर्पज से नहीं हुआ, ये तो रियली में परिस्थिति जन्य था, ठीक है। यानी कि एक सरकमस्टांसेस इस प्रकार की क्रिएट हो गई कि युद्ध करना ही पड़ा, किसको? तो आप देख सकते हैं कि मीर जाफर के बाद मीर कासिम को, ठीक है। होता क्या है, आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा यहाँ पर कैसे हो रहा था, देखिए जरा, 63 में क्या हुआ, अभी आप देखिए यहाँ पर 1763 में मीर कासिम को हटाकर एक बार फिर से मीर जाफर को नवाब बनाया गया। मीर जाफर को क्या बोला कि आप नवाब रहेंगे, फिर से इस बार क्या रहेंगे, आप नवाब रहेंगे, ठीक है। यानी कि मीर कासिम, क्योंकि क्या बनना था, मीर कासिम, इनको लगा कि भी मीर कासिम ज़्यादा चतुर बन रहा है, इस वजह से मीर कासिम को हटाकर एक बार फिर से मीर जाफर को लेकर आते हैं। और यही मैंने बताया कि इस बार क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर, उसका बैकग्राउंड बनता है। तो बैटल ऑफ बक्सर को देख लेते हैं दोस्तों। देखो भाई, बक्सर की लड़ाई आप देख सकते हैं 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो देखेंगे जरा इसके बारे में भी, हम आगे देखते हैं बक्सर की लड़ाई के बारे में, कौन कौन लड़ रहा है, किस तरफ लड़ रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बक्सर का युद्ध मैंने बताया कब हुआ है, तो 1764 में हुआ है, ठीक है, 22 अक्टूबर को हुआ है, ठीक है जी। ये मैं बता चुका हूँ। पार्टीज किस तरफ हैं, कौन कौन है, तो देखेंगे जरा। इस तरफ देखो, सबसे पहले जो है इस तरफ जॉइंट, आप कह सकते हैं क्या लड़ रही है, आर्मी लड़ रही है, ठीक है। किस किस की, आप देखिए, सबसे पहले मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ठीक है,
ये भी लड़ रहा है एक तरफ, दूसरी और आप देखेंगे मीर कासिम जो कि नवाब हटा दिया, ये नवाब नहीं रहा है, ठीक है जी। उसके बाद है अवध का नवाब, यानी कि जो शुजाउद्दौला था, शुजाउद्दौला, ये सिराजुद्दौला नहीं है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला हो गया। इसके साथ कौन आ गया, मीर कासिम भी आ गया। प्लस कौन आ गया, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जिसको बोलते हैं शाह आलम सेकंड, ये भी है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो दोस्तों इस तरफ अंग्रेजों की सेना लड़ रही थी मेजर मुनरो की लीडरशिप में, यानी कि ब्रिटिश आर्मी किसकी लीडरशिप में लड़ रही है, मेजर मुनरो की लीडरशिप में लड़ रही है। प्यारे दोस्त एक खास बात है, जो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर है, बहुत बड़ा अंतर है। बैटल ऑफ प्लासी दोस्तों षड्यंत्र, जो कॉन्स्पिरेसी है, विश्वासघात, उसके बल पर जीता गया था, यानी कि सैन्य कुशलता के बल पर नहीं जीता गया। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेजी सेना के बल पर नहीं जीता गया था बैटल ऑफ प्लासी, जबकि बक्सर का युद्ध दोस्तों अंग्रेजी सेना की कुशलता के आधार पर जीता गया था, अंग्रेजी सेना के बलबूते पर जीता गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजी शक्ति के बल पर जीता गया था। इसीलिए कहते हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी नहीं कर पाया वो बैटल ऑफ बक्सर ने किया, और इसी वजह से बोलते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव जो रखती है वो यहीं से रखी जाती है, ठीक है जी। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार जो होगा, स्टार्ट यहाँ से फाउंडेशन होता है और यहीं से वो फिर एक्सपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या होता है अभी, इसके बाद बक्सर की लड़ाई, मैंने बताया बक्सर की लड़ाई के बाद एक संधि साइन होती है जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसको आप क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है दोस्तों। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, मैंने बताया पहले कौन लड़ रहा है, शाह आलम द्वितीय भी है, अवध का नवाब है, और मैंने बताया मीर कासिम, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से वहीं पर बंगाल जो है, ठीक है, तो इनके साथ अलग अलग से संधि की जाती है फिर से, ठीक है। देखते हैं जरा क्या क्या किया जाता है। सबसे पहली संधि होती है दोस्तों, आप देखिएगा, प्रथम संधि, इन तीनों का नाम इलाहाबाद की संधि ही होगी, बस आपको नाम क्या करना है, जोड़ लेना है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद फर्स्ट, ठीक है, तो किसके बीच हुई है, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल एम्परर है, और दूसरी तरफ कौन है, खुद ब्रिटिश कंपनी यानी कि अंग्रेज हैं। क्या होता है अभी, प्रावधान क्या है इसमें, प्रावधान भी देखेंगे हम इसमें। चलिए इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए प्रावधान क्या है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो फर्स्ट हुआ उसमें प्रावधान, प्रोविजंस क्या है, तो प्रोविजन है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। देखो भाई, दीवानी अधिकार का मतलब हुआ है रिवेन्यू राइट्स से है, ठीक है, यानी कि टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार, ठीक है। रिवेन्यू राइट्स यानी कि दीवानी अधिकार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिविल राइट्स। सिविल राइट्स मीन्स कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार मिल गया। और दोस्तों एक मुगल सम्राट को पेंशनर बना दिया, और 26 लाख रुपए वार्षिक रूप से उनको पेंशन दी जाएगी। ये बात एकदम पेंशनर बना दिया कि भाई आज के बाद आप राजा नहीं, केवल एक पेंशन भोगी हो, ठीक है, पेंशनर बोलते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दोस्तों सेकंड हुआ, तो सेकंड किसके साथ हुआ, तो दोस्तों सेकंड जो हुआ है वो हुआ है अवध का नवाब है, और दूसरी तरफ फिर कौन है, अंग्रेज। अंग्रेज को आप क्या कहोगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्लियर। तो ये एक तरफ क्या हो गया, अवध का नवाब, दूसरी तरफ आपका अंग्रेज। इसमें क्या प्रावधान है भाई, अवध का मतलब आप आज का क्या समझते हो, अवध का मतलब है कि जो आज इलाहाबाद मतलब जो एरिया देख रहे हो, लखनऊ वाला जो एरिया देख रहे हो, यहाँ पर था। तो इसमें क्या हुआ, प्रोविजंस ये रहा कि इलाहाबाद और जो कड़ा था, कड़ा रीजन, ठीक है, इसको प्राप्त किया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने यानी कि इलाहाबाद की जमींदारी और कड़ा की जमींदारी प्राप्त कर ली। अच्छा जी, और क्या क्या है, और देखेंगे आप यहाँ पर। दूसरी बात यह है, बंगाल के देखेंगे भाई, नवाब के खर्चे पर, नवाब के खर्चे पर अवध में दोस्तों ब्रिटिश सेना रखनी पड़ी। यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया,
अवध में बोल दिया, अवध के नवाब को कि आपको हमारी सेना रखनी पड़ेगी और उसका खर्चा कौन देगा, उसका खर्चा आप खुद दोगे, यानी कि बंगाल का नवाब देगा। और तो और दोस्तों कंपनसेशन भी देना पड़ा कि भैया हमारा युद्ध में बहुत सारे संसाधन खर्च हुए हैं, इसका कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी। और दोस्तों आप देखेंगे कि बंगाल में क्या आ गया, आगे देखेंगे, हम अगला देखने वाले हैं, ये तो खैर बंगाल के साथ पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे। हाँ जी, इसमें क्या हुआ कि बंगाल में एक और किसके साथ किया गया, खुद एक तीसरा जो था ट्रीटी ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे थर्ड, थर्ड। ठीक है, ट्रीटी किसके साथ हुई, तो बंगाल के साथ, और बंगाल में कर दिया गया द्वैध शासन की शुरुआत। अब द्वैध शासन को आप समझने का प्रयास करेंगे, इसको बोलते हैं डायरकी या ड्वेल रूल इन बंगाल। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए इसको आप यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, यहीं पर देख लेते हैं। डायरकी इन बंगाल, दोस्तों डायरकी बोल लीजिए, डायरकी। ठीक है, डायरकी यानी कि द्वैध शासन की शुरुआत। द्वैध शासन का मतलब दोस्तों क्या हुआ, एक तरफ यहाँ पर बनाया गया नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का नवाब आ गया, और इस तरफ एक नई पोस्ट बनाई गई जिसको बोला गया डिप्यूटी, डिप्यूटी, डिप्यूटी नवाब, डिप्यूटी नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि नवाब ऑफ बंगाल, तो नवाब का बंगाल जो भी रहेगा उसको कहेंगे आप नवाब ऑफ बंगाल, जो कि मैंने बताया अभी मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफर को बना दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये पपेट है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो मीर जो भी यानी कि बंगाल का नवाब होगा उसके पास सारी की सारी पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। ठीक है ना, यानी कि जहाँ पर खर्च पैसा होना है, सेना रखना है, वो सारी की सारी किसके पास रहेंगी, इसके पास। इसका मतलब ये है कि नवाब का जो पद है वो कैसा है, इसके पास उत्तरदायित्व बहुत ज़्यादा है, और दोस्तों इसके पास पावर नहीं है। तो ये कौन है, नवाब ऑफ बंगाल। लेकिन जो डिप्यूटी नवाब है दोस्तों, ये अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी अपना कोई व्यक्ति डिप्यूटी नवाब के रूप में अपॉइंट करेगी। और इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद है नवाब जो क्या कर रहा है अपने दरबार में उस पर निगरानी रखना। और इसके पास सारे के सारे क्या हैं, रिवेन्यू राइट्स हैं। तो मैं बता रहा हूँ रिवेन्यू राइट्स यानी कि जो पैसा जहाँ से कमाई का साधन होगा वो किसके पास है, रिवेन्यू राइट्स हैं आपके डिप्यूटी नवाब। और डिप्यूटी नवाब को किसने नियुक्त किया है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने। तो दोस्तों द्वैध शासन, ध्यान से सुनेंगे, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, बंगाल का जो नवाब होगा उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन पावर नहीं है, इसलिए इस पोस्ट को बोलते हैं इस टाइम पे आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी पावर। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों इसके पास क्या है, रिवेन्यू राइट्स हैं, रिवेन्यू राइट्स। और इस तरफ इसके पास क्या है, पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, रिवेन्यू राइट्स का मतलब है सारे के सारे जो है पैसा जहाँ से आएगा वो सारे राइट्स इसके पास है। ठीक है, इस पोस्ट को बोलते हैं, आप बोल सकते हैं पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिना उत्तरदायित्व के शक्ति बहुत ज़्यादा है इसके पास। और इसका मेन काम क्या है कि बंगाल का नवाब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसकी निगरानी करना। और दोस्तों इसी की वजह से आप देखेंगे कि बंगाल में आपके 1770 के पास एक ग्रेट फेमाइन आता है। ठीक है, क्योंकि द्वैध शासन से क्या हुआ, मैंने बताया कि बंगाल में जो एक तरफ देखेंगे कृषि की बहुत बुरी स्थिति हो गई। ठीक है ना, क्योंकि एक तरफ तो आप रिवेन्यू लगातार बढ़ाते जा रहे हो और अकाल जैसी चीज़ें वहाँ पर आ रही हैं, लेकिन रिवेन्यू क्या कर रहे हो, लगातार इंक्रीज करते जा रहे हो। इसी वजह से बंगाल में क्या जाता है, द्वैध शासन की वजह से अकाल आता है और लाखों लोगों की मृत्यु होती है। तो ये आप देख सकते हैं, द्वैध शासन बोलते हैं इसको, द्वैध शासन प्रणाली। कई बार द्वैध शासन के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, देखेंगे जरा आप। यहाँ पर मैं ये बता चुका हूँ, थर्ड भी बता दिया। ठीक है, थर्ड। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक प्रश्न है, ऐसे कारणों का वर्णन कीजिए जो यूरोपीय शक्तियों की तुलना में, यानी कि अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में, अन्य मतलब जो कि आपके पुर्तगाली हुए, डच हुए, फ्रांसीसी हुए, उनकी तुलना में ब्रिटिशर्स को सफलता दिलाने के लिए जिम्मेदार
थे या थीं, ठीक है। यानी कि ऐसे कौन से कारण हैं जो अन्य यूरोपीय शक्तियां क्या रहीं, सफल नहीं हो पाई और ब्रिटिश शक्ति क्या हुई, सफल रही। तो दोस्तों ऐसे कारण क्या हैं देखेंगे। ब्रिटिश कंपनियों की संरचना, आप देख सकते हैं व्यापारिक कंपनियों की संरचना और कार्यप्रणाली में अंतर होना, पहला कारण बता रहा हूँ। देखो भाई, एक तरफ आप देखेंगे ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या थी, एक निजी कंपनी थी। तो निजी कंपनी है तो निर्णय जो होंगे उनको आप तीव्रता से क्या ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। और केवल आप निर्देशक मंडल जो हुआ करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसके द्वारा उससे ही क्या लेना था आपको, आपको अनुमति लेनी होती थी, अनुमति। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी है, उसको कई जगह पर क्या है, आपके कई स्तरों पर अनुमति नहीं लेनी है, ठीक है ना। तो केवल और केवल कहाँ पर लेना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अनुमति लेना है। अगर भारत में किसी के मतलब व्यापार करना है या युद्ध करना है, केवल किसको कॉल करेंगे, तो सीओडी को, ठीक है, क्लियर है। तो इसकी जो तो देखेंगे प्रति वर्ष क्या होती थी, मीटिंग होती थी और मुद्दों पर क्या होता था, वो चर्चाएं होती थी, डिस्कशंस होता था। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ अदर साइड क्या है, आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए जो अदर यूरोपीय कंपनी मेनली जो थी, यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, वो क्या थी, वो आप कह सकते हैं दोस्तों वो थी आपकी एक सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। और अगर गवर्नमेंट कंपनी होती थी तो उसको कई स्तरों पर, कई लेवल्स पर अनुमति लेनी पड़ती थी। इससे निर्णय लेने में क्या होती थी दोस्तों, देरी होती थी। और इसकी जो मीटिंग होती थी 20 वर्ष 25 वर्ष बाद मीटिंग होती थी, कार्य योजनाओं पर, प्लान्स पर बात होती थी 20-25 वर्ष बाद। तो ये भी एक खामी थी इसकी। आगे देखेंगे नौसैनिक सर्वोच्चता, दोस्तों नौसैनिक सर्वोच्चता, नवल सुपरमेशी। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ब्रिटिश नेवी थी दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। क्योंकि एक्चुअली ऐसा इसलिए भी है कि आप ब्रिटेन को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो ब्रिटेन एक्चुअली क्या है, यहाँ पर है जो कि एक द्वीपीय देश है जिसके चारों तरफ पानी है। तो दोस्तों पानी ही पानी है, तो वहाँ पर क्या है, जो नेवी है, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, ये एक नॉर्मल सी प्रैक्टिकल बात है। अगर आपके यहाँ पर नदी जा रही है निकल कर, तो आपके यहाँ का जो छोटा सा बच्चा भी है वो नदी में तैरना सीख जाता है, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नेवी जो होती है इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, ठीक है। वहीं पर दूसरी ओर जो अन्य जो आपकी पावर्स थी, यूरोपियन पावर्स, उनके पास उतनी तुलनात्मक रूप से, यानी कि आपके कंपेरेटिव इनकी जो नेवी थी वो कमजोर थी अदर पावर्स के पास, ठीक है। तो एक ये भी एक दूसरा कारण हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे हम, अदर देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सैन्य कुशलता और अनुशासन। तो सैन्य कुशलता भाई, मैंने इनके पास जो है स्किल्ड भी काफ़ी ज़्यादा था। तो देखो एक और ब्रिटिश जो सेना थी वो ज़्यादा क्या थी, नवीन प्रौद्योगिकी थी उसके पास, न्यू टेक्नोलॉजी था, ठीक है। नेतृत्व कक्षा थे उसके पास, अच्छे लीडर थे उसके पास, ठीक है। राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से वो निपुण थी। इसका मतलब हुआ पॉलिटिकली एंड आप कह सकते हैं डिप्लोमेटिक रूप से वो बहुत ज़्यादा निपुण थे, ठीक है ना, स्किल्ड थे। सैनिक प्रशिक्षण और अनुशासन, दोस्तों इनके पास क्या है, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग बहुत अच्छे से देते थे। और देखेंगे तो डिसिप्लिन भी था इनके पास, ठीक है। वहीं पर दूसरी ओर ये सारी चीज़ें नहीं थी, ठीक है ना। ब्रिटेन की एक और अगला बात देखते हैं। ब्रिटेन में दोस्तों देख लीजिए, ब्रिटेन की स्थायी, अगला कारण देखेंगे, ब्रिटेन की स्थायी सरकार। ब्रिटेन में जो थी दोस्तों वो एक स्टेबल गवर्नमेंट थी। और स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो कंपनी को भी काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो एक और ब्रिटेन में दोस्तों देखेंगे कि एक शानदार, मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पर स्थायी सरकार बनती है। वहीं दूसरी ओर फ्रांसीसी और डच में क्या है, लगातार ये लोग युद्ध में फंसे रहे तो इनको इतना मौका नहीं मिल पाया। अगला देखेंगे औद्योगिक क्रांति का प्रसार, अगला कारण मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन है उसका एक्सपेंशन होना, कहाँ पर, ब्रिटेन से इसकी शुरुआत होना। और ब्रिटेन ने क्या किया, जो कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया एक कॉलोनी था तो उसका क्या करेगा भाई, वहाँ से भारतीय कॉलोनी से भारत से क्या करेगा, आपका कच्चा माल ले जाएगा, रॉ मटेरियल, और वो फिनिश गुड्स यहाँ पर बेचता था। तो देख सकते हैं एक और 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है और इसका लाभ मिलता है उसको। तो कच्चा माल की मांग बढ़ती है दोस्तों। तो कच्चा माल की मांग और तैयार माल के लिए बाजार की उसको आवश्यकता थी, ठीक है। तो इस वजह से भारत में उसको क्या हुआ, एक साम्राज्य को प्रेरणा मिली कि भाई साम्राज्य का विस्तार किया जाए। क्यों, तो दो
ऐसे कारण है। एक तो उसे कच्चा माल चाहिए क्योंकि औद्योगिक क्रांति की डिमांड को पूरा करेगा, ठीक है। और एक बाजार भी चाहिए जो उसके बनाए गए तैयार माल को, प्रिपेयर्ड जो फिनिश गुड्स हैं, मान लीजिए कि रॉ मटेरियल, जैसे मैं इसको आपको समझाता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भारत की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये आपका इंडिया है और ये मान लीजिए कि ये यूके है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से क्या करता था वो, यहाँ से आपका रॉ मटेरियल ले जाएगा, रॉ मटेरियल ले जाएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल मैंने बताया कपास वगैरह है ना, और भी चीज़ें ले जाएगा यहाँ से। और इस तरफ वो क्या करेगा, जिन्स ला कर बेचेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। तो एक जो रॉ मटेरियल से सामान बनाएगा उसको बेचने के लिए भी तो एक बाजार चाहिए। तो इस वजह से क्या भारत को कॉलोनी बनाने, साम्राज्य विस्तार की प्रेरणा किस लिए मिलती है, तो 18वीं शताब्दी में जो वहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से भी साम्राज्य विस्तार की क्या मिल रही थी, प्रेरणा मिल रही थी भारत अंग्रेजों को। तो चलिए, और वहीं दूसरी ओर देखेंगे, वहीं दूसरी ओर दोस्तों अन्य जो कंपनी थी वो राजनीतिक युद्धों में ही उलझी रही, यानी कि वो पॉलिटिकल कंट्रोल पर तो फोकस किया लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस पर वो लोग उतना ज़्यादा कर ही नहीं पाए, ठीक है जी। उसके बाद आगे देखेंगे, उसके बाद देखेंगे ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में दोस्तों इन्होंने क्या है, कम रुचि लिया, ठीक है। एक और देखेंगे, इसलिए प्रारंभ में उन्होंने दोस्तों भारत को धार्मिक और आप वो जानते थे, ठीक है, सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत के शुरुआत में ब्रिटिश कंपनी ने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। अगर करते तो इससे जो भारतीय लोग थे उनकी आहत क्या होती, उनकी भावनाओं को आहत पहुंचता और हो सकता था कि ब्रिटिश कंपनी के जो पैर हैं वो भारत में नहीं जम पाते। वहीं पर दूसरी ओर क्या है, धार्मिक प्रचार और धार्मिक पक्षों पर इन्होंने फोकस किया जो अन्य यूरोपीय कंपनियां थीं, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको भी समझ सकते हैं, इन्होंने बल दिया था, ठीक है। ऋण देख सकते हैं, अगला लिखा हुआ है ऋण बाजार का उपयोग, ठीक है। एक और दोस्तों ब्रिटिश कंपनी युद्ध के दौरान वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या क्या करती थी, ऋण बाजार का उपयोग करती थी। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसी कोई व्यवस्था जो अन्य यूरोपीय कंपनी थी उनके पास नहीं थी, यानी कि जो अगर युद्ध में जो भी आपका संसाधन है उनको यूज होगा तो उसके लिए वो ऋण बाजार का उपयोग करता था, ठीक है, ऋण भी लेता था, ठीक है। यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो ये भी आपको बात ध्यान रखना है। तो प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया है एक तो प्लासी का युद्ध कैसे हुआ, ठीक है, वह उसका क्या बैकग्राउंड रहा, उसके पीछे फिर मैंने बताया कि आगे चल के आपका बक्सर का युद्ध होता है, उसके पीछे क्या कारण रहे ये मैंने बात किया। और तो और मैंने मेंस के क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार उनको डिस्कशन करना है, इसके बारे में भी मैंने क्वेश्चन आंसर का भी एक फॉर्मेट आपको देने का प्रयास किया है। इससे क्या होगा कि दोस्तों आपका जो पीटी तो साथ में ठीक है, लेकिन मेंस में किस प्रकार से आंसर लिखना है, में आंसर राइटिंग करना है, किस प्रकार से आपका दिमाग को विस्तार करना है, ठीक है, सोचने समझने की जो हमारी क्षमता है उसका विस्तार किस प्रकार से करना है, ये भी आपको धीरे धीरे यहाँ पर समझ में आएगा। तो प्यारे दोस्तों मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई भी समस्या होती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।